जीडी एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता खंड के अंतर्गत भूगोल के पाठ्यक्रम का। पुनः भूगोल के पाठ्यक्रम को हमने दो भागों में विभाजित किया था, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। पुनः भौतिक भूगोल की हमने कई उपवर्गों में विभाजित किया था, जिसमें क्रमशः स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल था। तो मित्रों, इसी क्रम में हमें सर्वप्रथम अध्ययन करना था स्थल मंडल, और स्थल मंडल जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हमने पढ़ा था जियोमॉर्फोलॉजी यानी भूभौतिक विज्ञान। आइए इसी का हम अध्ययन करते हैं भू आकृति विज्ञान का। भू आकृति विज्ञान भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं स्थल मंडल का। स्थल मंडल का स्थल मंडल का अध्ययन में हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं तो विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का। स्थलाकृतियां किसे कहते हैं? जैसे पर्वत हो गए, पठार हो गया, मैदान हो गया, घाटी हो गया। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये स्थलाकृतियां कैसे हुई, कैसे बनी, कब से बनी, इसका निर्माण कैसे हुआ, इत्यादि सबके विषय में हमें जानना होता है कि आखिर में कब पर्वत बन गया, कब पठार बन गया, कैसे मैदान बन गया। तो इस संबंध में मित्रों, पृथ्वी के अंदर या इस संबंध में जब हम खोज करते हैं, इस किताब में जाते हैं, हमें प्राप्त होता है पृथ्वी के अंदर दो प्रकार की शक्तियां कार्य करती हैं। इन दो प्रकार की शक्तियों में एक होता है आंतरिक शक्ति, यानी पृथ्वी के जो अंदर कार्य करती है, और दूसरा पृथ्वी के बाहर। पृथ्वी के जो अंदर कार्य करती है उसे हम कहते हैं अंतर्जात बल। अंतर्जात बल कहते हैं। और पृथ्वी के जो बाहर बल कार्य करती है उसे हम कहते हैं बहिर्जात बल। तो ये कब से कार्य कर रहे हैं अंतर्जात बल, बहिर्जात बल? इस संबंध में हमें जानने के लिए जाना पड़ता है बहुत ही पीछे, बहुत ही पीछे और पीछे और पीछे। इसके लिए हमें जानना पड़ता है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमें जानना होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो मित्रों, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में धार्मिक मान्यताएं भी हैं और वैज्ञानिक मान्यताएं भी। धार्मिक मान्यताओं का अध्ययन हम नहीं करते हैं क्योंकि वो तर्कपूर्ण नहीं होते, यानी तर्कों के आधार पे, तर्कों कसौटी पर नहीं होते हैं, इसलिए धार्मिक मान्यताओं को हम मान्यता नहीं देते हैं। वैज्ञानिक मान्यताएं जो भी होती हैं वो तर्कों पे आधारित होती हैं, इसलिए उसे हम मान्यता देते हैं। तो इस क्रम में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम वैज्ञानिक मत प्रदान किए कास्ते द बफन ने। कास्ते द बफन महोदय ने। इन्होंने 1749 में पुच्छम तारा परिकल्पना प्रस्तुत किया है।
उच्छल तारा परिकल्पना। मित्रों, सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कास्ते द बफन। इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में उच्छल तारा परिकल्पना प्रस्तुत किए थे। उसके बाद इस परिकल्पना पे काफी खंडन मंडन किया गया, काफी ज्यादा जो क्वेश्चन किया गया। तो कुछ क्वेश्चन का तो जवाब सही हो पाया या इनकी परिकल्पना में साबित हो पाई, सिद्ध हो पाई, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका जवाब देने में ये परिकल्पना असफल रहा, जिसके कारण इसे हटा दिया गया। उसके उपरांत दूसरा परिकल्पना 1755 ईस्वी में गैसियस हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस 1755 ईस्वी में मित्रों गैसियस हाइपोथेसिस नाम की परिकल्पना प्रस्तुत की गई, जिसे प्रदान किया था इमैनुअल कांट ने। किसने प्रदान किया था? इमैनुअल कांट ने। इन्होंने ये परिकल्पना 1755 ईस्वी में प्रदान की। इमैनुअल कांट। इनकी परिकल्पना पे भी वैज्ञानिकों ने काफी प्रश्न किए, जिसमें से कुछ का प्रश्न का जवाब इस पे सही हुआ, कुछ का नहीं हो पाया, जिसके कारण इसको भी नकार दिया गया। उसके बाद 1786 में नेबुला हाइपोथेसिस यानी निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत किया गया लाप्लास महोदय द्वारा। इन्होंने भी अपने परिकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में अपना मत व्यक्त किया, अपना सिद्धांत दिया, लेकिन ये सिद्धांत भी पूर्ण रूप से पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में समझा नहीं सका या सिद्ध नहीं कर सका, जिसे इसमें भी नकार दिया गया। पुनः 1905 ईस्वी में ग्रहाण परिकल्पना प्रस्तुत किया गया। चैम्बरलिन महोदय द्वारा। इन्होंने भी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सन 1905 में अपनी एक परिकल्पना ग्रहाण परिकल्पना का प्रस्तुत किया, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कुछ प्रश्नों का या कुछ विशेषताओं का ही वर्णन कर सका, बाकी सभी अधूरे रह गए। तो मित्रों, ये आपके एग्जाम में इस तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं कि उच्छल तारा परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, या गैसियस हाइपोथेसिस किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, या निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ग्रहण परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस तरह से हमें याद रखना होगा कि निहारिका परिकल्पना लाप्लास महोदय द्वारा, ग्रहण परिकल्पना चैम्बरलिन महोदय द्वारा, और उच्छल तारा परिकल्पना कास्ते द बफन द्वारा, और 1755 में इमैनुअल कांट द्वारा गैसियस हाइपोथेसिस की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। मित्रों, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में इन प्रमुख विद्वानों ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, लेकिन पूर्ण रूप से किसी को भी स्वीकार नहीं किया गया। पूर्ण रूप से कोई भी पृथ्वी की व्याख्या करने में सफल नहीं हो सका। लेकिन इन सभी सिद्धांतों के खंडन मंडन में एक ही चीज उभर के आया कि पृथ्वी की उत्पत्ति
के साथ ही सूर्य की भी उत्पत्ति हुई है। इन सभी जितने विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने परिकल्पनाएं, अपने अपने मत दिए थे, तो उससे एक ही प्रश्न निकल के आया कि इन्होंने अपनी परिकल्पनाओं से कि सूर्य की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही सूर्य की भी उत्पत्ति होगी। इसके बाद आता है 1920। 1920 ईस्वी में 1920 में एडविन हब्बल महोदय, इनका आपने नाम सुना होगा, एडविन हब्बल महोदय ने अपने टेलीस्कोप से एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का परिकल्पना प्रस्तुत किया। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स से हिंदी कहते हैं ब्रह्मांड विस्तार। इन्होंने इस परिकल्पना के माध्यम से इन्होंने यह बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, निरंतर विस्तार हो रहा है। और उन्होंने इसका एक एग्जाम्पल इस तरह से बताया कि अगर कोई गुब्बारा है और उस गुब्बारे पे कोई अगर चित्र बना दिया जाए और उसके बाद उसमें हवा भरी जाए, तो जैसे जैसे हवा भरी जाएगी गुब्बारे की आकार बढ़ता जाएगा और उन गुब्बारों के आकार के बीच में जो चित्र बना होगा, गुब्बारे जो चित्र बनाया गया था, उसके बीच की भी दूरी बढ़ती जाती है। तो उन्होंने इसके माध्यम से ये सिद्ध किया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और बाद में चल करके यही ब्रह्मांड का विस्तार ही बिग बैंग का आधार बना। बिग बैंग जो थ्योरी थी उसका आधार बना। एक चीज यहां से आता है कि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड किसे कहेंगे? ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड किसे कहेंगे? तो अगर इसकी एक लाइन में सरल भाषा में परिभाषा दिया जाए तो यह निकलता है कि पृथ्वी सहित अनंत दूरी पर, पृथ्वी सहित अनंत दूरी पर वह आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड जो पाए जाते हैं उसे ही ब्रह्मांड कहा जाता है। या अनंत दूरी का वह क्षेत्र जिसमें पृथ्वी सहित विभिन्न प्रकार के या विभिन्न खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, ब्रह्मांड कहे जाते हैं। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर स्थित वह क्षेत्र जहां पर आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, उसे ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड के बाद में तो हमें अंतरिक्ष मिलता है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष किसे कहते हैं? ये चीज आपने पढ़ा होगा, तो हम आसान एक लॉजिक शब्दों में बताते हैं कि मान यदि ये आपका ब्रह्मांड है तो इसमें एक पिंड A है और एक आकाशीय पिंड B है, तो इन दोनों के बीच का जो निर्वात क्षेत्र है, जो दोनों के बीच का निर्वात क्षेत्र है, इसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। यानी इस तरह से कह सकते हैं, दो आकाशीय पिंडों, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक आकाशीय पिंडों, आकाशीय पिंडों या खगोलीय पिंडों या
खगोलीय पिंडों के मध्य का निर्वात क्षेत्र को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। निर्वात क्षेत्र को अंतरिक्ष कहते हैं। उत्तर ये था ब्रह्मांड की परिभाषा और दूसरा था आपका अंतरिक्ष की परिभाषा। इसके उपरांत हम देखते हैं मित्रों कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार के मत दिए गए, विभिन्न प्रकार की संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई। ये एडविन हेबल महोदय द्वारा जब महाविश्व एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की संकल्पना प्रस्तुत की गई उसके उपरांत एडविन हेबल महोदय द्वारा जब 1920 में टेलीस्कोप के माध्यम से ब्रह्मांड विस्तार की संकल्पना प्रस्तुत की गई, उसके बाद सर्वप्रथम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, जो सैद्धांतिक रूप से बहुत ही प्रमाणिक सिद्ध हुआ, महाविस्फोट सिद्धांत, इसे कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। इसके प्रतिपादक थे जॉर्ज लैमित्रे महोदय। इन्होंने 1930 में अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया, लेकिन काफी ज्यादा इस पे पटाक्षेप, काफी ज्यादा प्रश्नों का बम्बार्डिंग कर दिया गया, जिसके सभी प्रश्नों का ये प्रश्न उत्तर नहीं दे पाया, जिसके कारण इसे नकार दिया गया। किंतु पुनः जाकर के 1960 में इनके सिद्धांतों को मान्यता दी गई, जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खगोलवेत्ता इकट्ठा हुए। इसी क्रम में मित्रों 1960 के बाद दूसरा जो आपका आता है वो स्फीति सिद्धांत आता है। दूसरा आपका स्फीति सिद्धांत आता है, जिसके प्रतिपादक या जिन्होंने ये बताया उसके प्रतिपादक, उनका नाम है एलन गुथ महोदय। एलन गुथ महोदय ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में स्फीति सिद्धांत प्रस्तुत किया। तीसरा सिद्धांत था सतत सृष्टि सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थे थॉमस एल्वा महोदय। इसी क्रम में एक चौथा सिद्धांत आया, जिसे कहा जाता है दोलन सिद्धांत। और इसके प्रतिपादक थे डॉक्टर एलन संडेला। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। प्रत्येक सिद्धांत में यह व्याख्या करने की प्रस्तुत की गई कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ये सभी सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति में लगे, लेकिन सभी सिद्धांतों में कोई न कोई प्रश्न का ऐसा पटाक्षेप कर दिया जाता था जिसके कारण उसे नकार दिया जाता था। लेकिन इन सभी सिद्धांतों में एक ही प्रश्न निकल के आया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय वह केवल एक बिंदु पे स्थित था, एक केंद्र बिंदु था, जिसके कारण ही हमारी पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इन सभी सिद्धांतों से एक ही अर्थ निकला, या एक ही कॉन्सेप्ट आगे आया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक केंद्र बिंदु से हुई है। तो मित्रों ये केंद्र बिंदु क्या था, इसे समझते हैं। इसमें सभी विभिन्न सिद्धांतों ने ये बताया कि इन सब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय ये केंद्र बिंदु का आयतन बहुत ही कम था। यह एक केंद्र बिंदु जो है बिल्कुल छोटे से पॉइंट पे था, और ये कहा कि इसी बिंदु के कारण जो है
ये पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो मित्रों, प्रश्न उठता है, ये बिंदु कहाँ था, कैसे था, कब कब से था? इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर था, ये विभिन्न सिद्धांत या विभिन्न जो रिसर्चर थे वो देने में असफल है। लेकिन उन्होंने सभी लोगों ने अपने सिद्धांत में यही एक बात कहा कि इसका एक केंद्र बिंदु था, और ऐसा केंद्र बिंदु था जिसका आयतन बहुत ही कम था, जिसका आयतन बहुत ही कम था, यानी इसको कह सकते हैं बहुत ही सूक्ष्म था या नगण्य कह सकते हैं। ये ऐसा बिंदु था जिसका तापमान बहुत ही अधिक था। तापमान क्या था? बहुत ही अधिक था। ये ऐसा बिंदु था जिसका घनत्व तो बहुत ही अधिक था। तो मित्रों, आप देखेंगे उदाहरण के रूप में, यदि कोई एक बिंदु है, या इस कलम को ही मान लिया जाए, ये कलम है और इस कलम पे हम प्रेशर लगाएं यानी दाब लगाएं, तो दाब लगाते लगाते एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब ये टूट जाएगा, ये पूरा विखंडित हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में था कि ये जो पॉइंट था, ये जो बिंदु था, इसमें बहुत अधिक तापमान था, बहुत ही अधिक घनत्व था, जिसके कारण ये धीरे धीरे दबता गया, धीरे धीरे दबता गया। एक स्थिति ऐसी आई जब इसमें बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को या इस बिंदु को ही हम कहते हैं विलक्षणता का बिंदु। विलक्षणता का बिंदु, इस बिंदु को कहते हैं हम विलक्षणता का बिंदु। इसके कारण जो है, जितना इस बिंदु में था, ताप था, घनत्व था, सभी जो है टूट टूट करके बिखर गए। जब टूट टूट कर बिखर गए, तब इसके बाद जो है हमारा समय की उत्पत्ति हुई। यानी जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं, सभी भौतिक राशियों की उत्पत्ति है। अब देखिए, जैसे एक चीज अगर विखंडित हुआ तो इसमें क्या था? तापमान था, घनत्व था। तो जब ये तापमान और घनत्व आया तो ये किस रूप में परिणित हुआ? ये पदार्थ के रूप में परिवर्तित होने लगे। पदार्थ के रूप में परिवर्तित होने लगे। ये इसमें तापमान और घनत्व के रूप में जब ये बिखरा हुआ, यानी ऊर्जा के रूप में निकला, तो ऊर्जा ये सभी क्या होने लगे? पदार्थ के रूप में परिवर्तित होने लगे। इसमें जो ऊर्जा निकली पदार्थ में परिवर्तित हुई, और ये पदार्थ जो है आपस में सन्निहित होकर के या आपस में मिल करके मूल कण बना। मूल कण के बाद हमें हाइड्रोजन और हीलियम, इन मूल तत्वों की उत्पत्ति हुई। ऊर्जा जो है सम्मिलित होकर के पदार्थ के रूप में बनने लगे या मूल कण के रूप में बनने लगे, और ये बाद में जो है हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण करेंगे। यही हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन जो है परिवर्तित होने लगा हीलियम में, और इस हीलियम के कारण हमारे तारों का जन्म हुआ। तारों का उत्पत्ति, जिसमें एक हमारा तारा जो है सौर तंत्र है। ये कैसे हुआ, इसको एक तरह समझते हैं। ये दोनों रासायनिक क्रिया करने लगे। हाइड्रोजन 1:2
प्लस 1s2 इक्वल टू 2He4 प्लस एनर्जी। एनर्जी यहां से निकलने लगी। यही एनर्जी जो है तारों के तापमान के लिए या तारों की प्रकाश देने के लिए जिम्मेदार होती है। जब हाइड्रोजन के बाहर गैसें संलयित हो रही थी, ऐसे संलयित होने की क्रिया को ही हम कहा जाता है निहारिका। क्या कहा जाता है? निहारिका। अंग्रेजी में कहते हैं इसे नेबुला। यानी इस हाइड्रोजन के बाहर धूल कण भी उपस्थित थे, अन्य कण भी थे। इसकी उपस्थिति हाइड्रोजन के बाहर जो थी गैसीय पिंडों के रूप में, इसे निहारिका कहा गया, नेबुला कहा गया। जब ये हाइड्रोजन अधिक संलयित होने लगे और ऊर्जा का भी उत्पादन करने लगे, तब इसे कहा गया तारा। तब इसे क्या कहा गया? तारा। आकाशगंगा होता है ऐसा क्षेत्र जिसमें अरबों या खरबों की संख्या में तारे पाए जाते हैं, वो आकाशगंगा कहलाता है। जिसमें अरबों या खरबों की संख्या में तारे पाए जाते हैं, उसे ही आकाशगंगा कहा जाता है। मित्रों, इस बिंदु ये कब से थी, इसका एक अनुमान व्यक्त किया गया कि ये बिंदु कब से था। तो इसके अनुमान के लिए माना गया कि 13.7 अरब से लेकर 15 अरब वर्ष पूर्व तक, 15 अरब वर्ष पूर्व तक। तो ये बिंदु जो है 13.7 अरब से 15 अरब वर्ष पूर्व तक बिंदु स्थित था। कहाँ स्थित था पता नहीं था। कि क्यों नहीं पता था? क्योंकि उस समय विज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो पाई थी, समय की उत्पत्ति नहीं हो पाई थी, जिसके कारण जो है इसका पता नहीं था कि कहाँ पे था, कैसे था। लेकिन इसका एक अनुमान व्यक्त किया गया या सिद्धांतों से एक बात निकल के आया कि ये 13.7 अरब वर्ष पूर्व से लेकर 15 अरब वर्ष पूर्व तक के बीच में प्राप्त हुआ था। उसके बाद अध्ययन करते हैं तारों का। मित्रों, हमें पृथ्वी के बारे में जानना है, तो पृथ्वी से संबंधित ही अध्ययन करते हैं। उसके अलावा हम छोटे चले जाते हैं, क्योंकि एक आकाशगंगा में बहुत ही अधिक तारे पाए जाते हैं। अरबों खरबों की संख्या में तारे पाए जाते हैं, जिसमें एक हमारा होता है सौर तंत्र। आकाशगंगा के बारे में सोचते हैं। आकाशगंगा क्या है? अभी हमने बताया कि आकाशगंगा में अरबों या खरबों की संख्या में तारे उपस्थित होते हैं, जिसे आकाशगंगा कहते हैं। और हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। यानी जिस में सूर्य उपस्थित है उसे मंदाकिनी या कहा जाता है दुग्ध मेखला। इसे क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला या मंदाकिनी कहते हैं। इस मंदाकिनी के जो सबसे नजदीक, ये प्रश्न पूछता है, अब मंदाकिनी के सबसे नजदीक जो है कौन सी आकाशगंगा है? तो सबसे नजदीक जो आकाशगंगा है वो है आपका देवयानी। और जो सबसे आधुनिकतम आकाशगंगा है उसे कहा जाता है, उसका नाम है आधुनिकतम आकाशगंगा। इसका नाम है द्वार मंदाकिनी। तो मित्रों, ये
इस तरह से क्वेश्चन आप में बनते हैं। आकाशगंगा, आपकी पृथ्वी की आकाशगंगा क्या नाम है? आप जिस आकाशगंगा में पृथ्वी निवास करती है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मंदाकिनी। ये पूछता है दूसरा, मंदाकिनी के सबसे नजदीक जो है आकाशगंगा कौन सी है या उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है देवयानी। और इस आकाश या कह सकते हैं जो सबसे आधुनिकतम आकाशगंगा है उसका नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। उसके बाद आता है तारा, स्टार्स। इसकी परिभाषा समझते हैं कि तारा किसे कहते हैं। जो तारा को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि एक ऐसा आकाशीय पिंड जो स्वयं ऊर्जा होने के साथ साथ या जो स्वयं ऊर्जावान होने के साथ साथ दूसरे को भी ऊर्जा प्रदान करे या प्रकाश प्रदान करे, उसे ही तारा कहते हैं। तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। क्यों तारा है? क्योंकि सूर्य में जो है रासायनिक संलयन होता है। रासायनिक क्रिया जो है संलयन की क्रिया होती है, जिसके कारण वो ऊर्जा प्रदान करता रहता है। रासायनिक क्रिया क्या होती है? संलयन का होता है। संलयन का मतलब कि एक कण दूसरे कण से जुड़े, अर्थात इसमें हम पीछे देखे थे कि हाइड्रोजन था, फिर हाइड्रोजन था, ये दोनों संलयित हो रहे थे तो हीलियम का निर्माण कर रहे थे और प्लस इसमें से एनर्जी निकल रही, तो इसे संलयन कहते हैं। अब सूर्य है तो सूर्य की संरचना के बारे में जानते हैं कि सूर्य क्या है, कैसे है। सूर्य के, मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य के जो आंतरिक भाग है उसे कोर कहते हैं। सूर्य के बाहर जो मंडल है इसे प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल कहते हैं। इसके बाहर की जो परत है, इसके बाहर का जो मित्र मंडल है इसे कहते हैं वर्णमंडल, और जब सबसे बाहरी मंडल है उसे कहते हैं बाह्यमंडल या कोरोना कहते हैं। इसे कोरोना